मित्रों, पिछले व्याख्यान में हमने दलित साहित्य के अंतर्गत दलित साहित्य या जो दलित की जो परिभाषा दी गई थी उनके आधार पर जो मुख्य मुख्य बिंदु निकल करके हमारे सामने आते हैं उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम इन सब से थोड़ा सा अलग हटके एक अन्य बिंदु पर चर्चा करते हैं, वो है सहानुभूति बनाम स्वानुभूति। हिंदी साहित्य में दलित साहित्य का लिखा जाना तो काफ़ी पहले से है, लेकिन पिछले लगभग 50 वर्षों में जो दलित साहित्य में जो चेतना आई है, दलित चेतना जो पैदा हुई है, उसमें एक विचार निकल करके लगातार आ रहा है और वो है स्वानुभूति बनाम सहानुभूति। और ये क्यों आ रहा है वो भी स्पष्ट है कि दलित पहले पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे सिर्फ जो तथाकथित तौर पे जिनको हम सवर्ण कहते हैं वही हुआ करते थे और साहित्य की रचना भी उनके द्वारा ही होती थी। और वो अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी अनुभूतियों के आधार पर दलितों के प्रति जिस तरह की बात को महसूस करता था वो उसमें लिखता था। बहुत से लेखक हुए हैं, तुलसी को भी आप इसमें ले सकते हैं, कबीर को भी आप इसमें ले सकते हैं, मीरा को भी आप इसमें ले सकते हैं, आप प्रेमचंद को भी इसमें ले सकते हैं, निराला को भी इसमें ले सकते हैं। और ये पूरा साहित्य इस समय इसी द्वंद्व से गुजर रहा है। आज इस पर चर्चा भी चल रही है। इस संबंध में अलग अलग विद्वानों द्वारा अपने अपने मन के जो विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति की गई है और इनमें से बहुतों का मानना है कि आज तक दलितों का जो साहित्य लिखा गया है या दलितों पर जो साहित्य लिखा गया है वो मात्र सहानुभूति जन्य तो हो सकता है कि न हो। लोग तो कहते हैं कि सहानुभूति जन्य ही है, लेकिन ये कहते हैं कि हो सकता है कि सहानुभूति जन्य नहीं हो। लेकिन फिर भी ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह भोगा व यथार्थ तो निश्चित ही नहीं है। भोगा व यथार्थ तो वह निश्चित ही नहीं है। और इसका मूल जो है वो यहाँ जाता है कि केवल जन्म के आधार पर जिस तरह का अमानवीय व्यवहार दलितों के साथ किया जाता है, उनके साथ सामाजिक अन्याय होता है, उनकी उपेक्षा होती है, उनकी प्रताड़ना होती है, तिरस्कार होता है, शोषण होता है, अपमान उनको सहन करना पड़ता है, ये उनको सारी यंत्रणाएं जीवन भर जन्म से लेकर के मृत्यु तक झेलनी पड़ती है। तो जो सहानुभूति के साहित्य के समर्थक लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये सारी पीड़ाएं, ये सारी यंत्रणाएं सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है साहित्य में जिसने कि खुद को इस यथार्थ को भोगा हुआ था। दलित ही यदि वह साहित्य लिखे तो वही दलित की स्थिति का सही मायने में वर्णन कर सकता है। और इसके लिए अपनी जो कहावत है, जाके पाँव न फटे विवाई वो क्या जाने पीर पराई, वो लागू होती है। और इस कहावत के आधार पर जो बात कही गई है वो ये तर्क खारिज कर देते हैं कि सहानुभूति के आधार पर दलित साहित्य को लिखा जा सकता है। अर्थात दलित लोग जो हैं या दलित साहित्य के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, दलित साहित्य सिर्फ दलित ही लिख सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता। और इसके कारण वो निराला से लेके प्रेमचंद तक, प्रेमचंद से लेके निराला तक जितना भी
जो दूसरी वर्णों द्वारा, सवर्णों द्वारा साहित्य लिखा गया है उसको खारिज कर देते हैं और वो लोग इसको सवर्ण साहित्य कहते हैं। इस बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो कथन है वो हमारे लिए ध्यान करने योग्य है। वे कहते हैं कि गैर दलितों के जीवन में दलितों का प्रवेश सिर्फ पिछले दरवाजे के बाहर तक है। ठीक वैसे ही दलितों के जीवन में गैर दलितों का प्रवेश नहीं के बराबर है। इसलिए जब कोई गैर दलितों पर लिखता है तो उसमें कल्पना अधिक होती है। और देखिए, ये जो बात ऊपर अपने चर्चा की है वो यहाँ इनकी बातों से पूरी तरह से साफ उभर करके आ जाता है। दलित जीवन के कुछ अनुभव ऐसे होते हैं या कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जो कि जाति के सापेक्ष होते हैं, अर्थात ऐसे पक्ष हैं जो उस जाति विशेष में आने पर ही अनुभव किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं ऐसा माना जा सकता है और सिर्फ उन्हीं के द्वारा अनुभूत किए जा सकते हैं। ऐसे अनुभवों का प्रामाणिक चित्रण कोई गैर दलित लेखक नहीं कर सकता, ये माना जाता है इनके द्वारा। और उदाहरण कह देते हैं कि जैसे स्त्रियों का जो जीवन है उसके बारे में जिस प्रकार से अन्य कोई व्यक्ति नहीं दे सकता और सिर्फ स्त्री ही अपनी समस्याओं का जवाब दे सकती है, तो उसी तरह दलितों पर भी ये बात लागू होती है। और पूर्व के लिए हम पढ़ चुके हैं कि जब शंकराचार्य का शास्त्रार्थ एक अन्य विद्वान के साथ हो रहा था और उनकी पत्नी ने जब शंकराचार्य से प्रश्न कर लिया था स्त्रियों के संदर्भ में, तो शंकराचार्य को भी बहस में समय मांगना पड़ा था कि पहले मैं अनुभव करके आऊँगा। तो शंकराचार्य के द्वारा भी ये बात प्रमाणित हुई है कि अनुभूति उसी की सही होती है जो कि स्वयं उसको भुगतता है। इस बारे में ज्योतिबा फुल्ले का ये कथन हम देख सकते हैं कि गुलामी की यातना जो सहता है, गुलामी की यातना जो सहता है वही जानता है, जो जानता है वही पूरा सच कह सकता है। सचमुच राख ही जानती है, जलने का अनुभव कोई और नहीं। तो ये कथन दलित साहित्य के लिए हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो लोग ये कहते हैं कि दलित साहित्य सिर्फ दलित ही लिख सकता है क्योंकि वो स्वानुभूति है, तो उसके समर्थन में हम रख सकते हैं या उनके समर्थन में ये तर्क खड़े हो जाते हैं। रमणिका गुप्ता जो हैं वो भी अपनी बात रखते हुए कहती है कि जीवन का जो अनुभव है वही असल में लेखन का आधार होता है। और वो कहती हैं कि दरअसल सिर्फ शिष्ट या अभिजद जो साहित्य है वह इस योग्य नहीं होता कि वह दलित के बारे में, नारियों के बारे में, निग्रों के बारे में कुछ लिख सके। और ख़ास तौर से उनके बीच में जो कठिनाइयाँ, जो शोषण के वो शिकार होते हैं, उसके प्रति जो आक्रोश है, वो आक्रोश इस तरह के लोगों में नहीं हो सकता जो कि स्वयं दलित नहीं है, स्वयं नारी नहीं है, स्वयं निग्रो नहीं है। यहाँ निग्रो को ये बाहर, हिंदुस्तान से बाहर जो है ले गई हैं, क्योंकि निग्रो अफ्रीका में होते हैं और अमेरिका वगैरह में भी काफ़ी मात्रा में बसते हैं। यूरोपीय देशों में ही उनकी प्रजाति बस चुकी है और उनके साथ अन्याय होता रहा है, ख़ासतौर से गुलाम बना करके। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने वो अनुभव ही नहीं किया, उस पीड़ा को भुगता नहीं है, तो आक्रोश कैसे होगा? सहानुभूति हो सकती है। तो ये आगे कहती हैं कि उनकी, अर्थात जो सवर्ण लेखक हैं, उनके साहित्य की, चाहे वो दलित साहित्य ही क्यों न लिखा गया हो उनके द्वारा, वो उतना बड़ा सत्य, इतना व्यापक सत्य और इतना बड़ा यथार्थ
और समाज को बदलने की जो तीव्र इच्छा होती है, जो दृढ़ संकल्प होता है, वो उनमें नहीं आ सकता। आप हम स्वयं देख सकते हैं कि हमारी तीव्र इच्छा, तीव्र आकांक्षा कब होगी? जब हम किसी चीज को भुगतेंगे। अन्यथा हम सहानुभूति तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वो स्वानुभूति नहीं होगी। वो उसके पक्ष में तो हो सकती है, लेकिन उस पक्ष को पूरे सत्य के साथ, पूरे विस्तार के साथ लोगों के सामने नहीं ला सकती। आगे ये कहते हैं कि शिष्ट साहित्य के विपरीत दलित साहित्य में वस्तु प्रधान होती है। अर्थात जो सामने विषय वस्तु है वो अधिक प्रधान है कल्पना की बजाय या सहानुभूति की बजाय। और वो क्या होती है? वस्तु हमेशा अनुभवजन्य होती है। वस्तु कभी कल्पना की वस्तु नहीं हो सकती। अनुभव का सबसे बड़ा प्रामाणिक और विश्वसनीय आधार जो होता है वह उसका स्वयं का जीवन होता है। दलित का स्वयं का जीवन जो है वो सबसे अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है यदि आप दलितों के बारे में लिखते हैं। आप कहीं इधर उधर जाएंगे तो आप भी सच्चे नहीं रह पाएंगे। इसलिए दलित साहित्य में आत्मकथा की विधा का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। और विधाएं, ऐसा नहीं है कि दलित साहित्य उनमें नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आत्मकथा साहित्य की जो विधा है, अर्थात साहित्य की जो विधा आत्मकथा के नाम से हम जानते हैं, वो इस साहित्य में सबसे ऊपर। क्यों? स्वानुभूत कर रहे हैं। स्वानुभूति आत्मकथा में होगी या आत्मकथा के रूप में होगी, तो वो इनमें सबसे ऊपर आता है। इन आत्मकथाओं में नायक हो चाहे नायिका हो, वो सिर्फ अपने जीवन की अनुभूति नहीं बल्कि पूरे समाज की बात करते हैं। किस समाज की बात करते हैं? जो कि इनका मानना है कि मनु संहिता के शिकार हैं। यहाँ इस तरह का कहने वाले हो सकता है कि वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, लेकिन अपने दलित साहित्य की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसका बुरा या अच्छे पर नहीं जाएंगे। इसमें वे परकाय प्रवेश नहीं करते बल्कि स्वकाय प्रवेश करते हैं। तो इस अनुभव को जानने के लिए उनको परकाया में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं की काया पर, स्वयं पर जो बीता है उसमें वो प्रवेश करते हैं। और उनका जो ये स्वकाय है वो पूरे समाज का रूप ले लेता है, क्योंकि जो दलित पे खुद पे गुजरी है वो समस्त दलित समाज पे गुजर रही होती है। ये हम हमारा जो अनुभूति है उसके आधार पे कह सकते हैं, हमारा अनुभव जो उसके आधार पे कह सकते हैं। तो इस बारे में एक अन्य स्थान पर राजेंद्र यादव भी इस बारे में एक सवाल उठाते हैं कि दलित चेतना को जगाने में सहानुभूति पहला कदम है। और जवाब भी देते हैं वो, जब हम कहते हैं कि ये भी मनुष्य हैं, इनको दरिद्रावस्था में क्यों रखा गया, ये क्यों रखा जाए? हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की सहानुभूति है। क्यों? क्योंकि न तो गांधी ने न प्रेमचंद ने उसको भुगता है। लेकिन वो कहते हैं कि इससे यह जरूर होता है, यह जरूर हुआ कि दलितों के भीतर ये भावना जगी कि हम भी मनुष्य हैं। पहले तो उनमें ये भावना ही नहीं थी कि हम भी मनुष्य हैं और हमें अधिक सुविधाएं और अधिक अधिकार मिलने चाहिए। ये बात भी जब सवर्णों ने अपने दलित साहित्य में बातें लिखी तभी उनको समझ में आई, या वो जागृत हुए थोड़े बहुत। लेकिन इसके बावजूद ये दलित साहित्य कभी भी स्वानुभूत दलित साहित्य का स्थान नहीं ले सकता। ये चेतना जो है, जैसे विश्व साहित्य में कई जगह कहा गया है कि नारियों का एक से बड़ा एक रूप दूसरों के द्वारा या दूसरे साहित्यकारों के द्वारा प्रकट किया गया है। लेकिन जब नारियों ने स्वयं ने लेखन प्रारंभ किया तो उनके द्वारा जो नारियों की छवि गढ़ी गई थी, किनके द्वारा?
गैर नारियों के द्वारा वो छवियां फीकी पड़ गई। क्यों? क्योंकि वो सहानुभूति का था साहित्य, और नारियों द्वारा स्वयं द्वारा लिखा गया, उनको स्वानुभूति का साहित्य है। इसलिए ये पात्र या ये नायिकाएं बजाय उन नायिकाओं के जो कि सहानुभूति की दृष्टि से दलित साहित्य में लिखी गई थी, उनसे ऊपर ठहरती। एक आलोचक मुरली मनोहर प्रसाद सिंह जो है वो कहते हैं कि यह बात सही है कि अनुभव की आंच में तपे बिना अनुकंपा या सहानुभूति पर आधारित जो साहित्य का सृजन होता है, उसकी तुलना स्वानुभूति पर आधारित सृजन से नहीं की जा सकती। तो सहानुभूति के आधार पर जो साहित्य लिखा गया है वो स्वानुभूति के साहित्य के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो रचनाकार स्वयं आंदोलन का हिस्सा बने, उनके साहित्य को आप सहानुभूति पर आधारित नहीं कह सकते। राहुल जी का ये उदाहरण देते हैं कि उन्होंने जब स्वयं लाठियां खाई और फिर जो साहित्य लिखा, वो साहित्य उनका स्वयं का अनुभूत साहित्य था। उससे पहले वो लिखते थे वो स्वानुभूत नहीं है, तो उसमें आपको अंतर नजर आ जाएगा। तो ऊपर के जो दोनों विचार हमने देखे हैं, उनमें दोनों का पलड़ा जो है वो हमको लगता है कि हाँ, दोनों ही अपनी अपनी बात सही कह रहे हैं, लेकिन स्वानुभूति का पलड़ा फिर भी हमको सहानुभूति के पलड़े से भारी लगता है। तो ये जो गैर दलित चिंतक हैं, साहित्यकार हैं, वो सहृदय की दृष्टि तो रखते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन इनके साहित्य में सहानुभूति का दबाव विशेष तौर पर रहा है। सहानुभूति नहीं होने से सहानुभूति का दबाव रहा है। एक सहानुभूति उनके मन में रही है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार होता है, तो वो आक्रोश नहीं है जो एक दलित के मन में हो सकता है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि गैर दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य, दलित साहित्य, दलितों के साहित्य सृजन का प्रथम चरण है। प्रारंभिक चरण तो हम कह ही सकते हैं उसको, इसलिए आप उसको नकार नहीं सकते पूरी तरह से। इसलिए कुछ जो संवेदनशील लेखक हुए हैं जिन्होंने दलित साहित्य को लिखा है, तो ये आशा रख सकते हैं कि समाज कुछ परिवर्तनों के साथ दलितों की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार करे। ये बात इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के सामने रखी। लेकिन मैंने पहले कहा कि उनमें उस समय की परिस्थितियों के प्रति उनके साहित्य में वो विद्रोह नहीं हो सकता जो कि दलितों का, दलित साहित्य दलितों द्वारा लिखा गया हो, वैसी बात उसमें नहीं आ सकती। काशीनाथ सिंह भी इस बारे में कहते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो है उदाहरण देते हुए, और वो कहते हैं कि सहानुभूति भी एक मूल्य तो है। हम ये तो नहीं कह सकते कि सहानुभूति दलितों के खिलाफ है, और यह चेतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल भी रही है। और यह वो काशीनाथ जी कहते हैं, और यह हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप हमारे द्वारा लिखे गए साहित्य को पूरी तरह से नकार नहीं देते। आप ये नहीं साबित कर देते कि जब हमारा साहित्य असल में दलितों का उत्थान कहीं करता ही नहीं है, दलितों के लिए अच्छा सोचता ही नहीं है, जब तक ये आप सिद्ध नहीं कर देते तब तक जो गैर दलितों द्वारा दलितों के लिए लिखा गया साहित्य है उसको नहीं नकारा जा सकता। और यही एक बीच का रास्ता है जो असल में समाज में सुधार करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। इस बात पे हम आगे चर्चा करेंगे कि खाली दलित साहित्य दलितों के द्वारा लिखा गया तो वहाँ फिर क्या कमी रह जाती है, एक तरफा वो भी हो जाता है। वो कहते हैं कि चाहे सहानुभूति के तौर पर ही हो, यदि मुद्दा उठता है तो वो भी एक तरह की पक्षधरता अर्थात दलितों का समर्थन वो कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी दलितों या दलित लेखकों का, साहित्यकारों को ये दावा कि वो ही आधिकारिक और प्रामाणिक तौर पर दलितों के बारे में लिख सकते हैं, वो कुछ सीमा तक औचित्यपूर्ण भी साबित होता है, क्योंकि स्वयं की अनुभूति
जितना अच्छा लिख सकती है वो सहानुभूति नहीं लिख सकती। भारतीय समाज में और संस्कृति में इतिहास हमारा जिस तरह का रहा है उसमें हम स्पष्ट कह सकते हैं कि दलितों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। तो वो अपना साहित्य कहाँ से लिखेंगे? अधिकांश साहित्य गैर दलितों द्वारा लिखा गया है। अब गैर दलितों द्वारा एक पुरातन सोच वाले लोगों ने भी लिखा है, तो एक नवीन सोच लेकर के दलितों की जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको जान करके उन लोगों ने लिखा है, वो लिखते रहे हैं। और इस संदर्भ में मैंने पहले भी कहा कि रचनाएं जो प्रेमचंद की लिखी हुई है, जो निराला की लिखी हुई है, और या अन्य बहुत से लेखकों ने जिनको हम सैवर्ण कहते हैं उनके द्वारा लिखी गई है, वो हालांकि जो उपभागे मैंने बात कही है कि परकाया प्रवेश में प्रवेश किए बिना भी ऐसे लोगों ने, स्वकाया प्रवेश किए बिना भी लोगों ने, इन लोगों ने एक दलित साहित्य जो लिखा है उसमें चाहे ये कहते हैं कि कला संबंधी विशेषताएं तो है, उच्च स्तर का साहित्य है कला की दृष्टि से, लेकिन इनमें जो स्व अनुभव की प्रामाणिकता होती है वो प्रामाणिकता इसमें नहीं मिलती। इसलिए दलित द्वारा अपने समुदाय के बारे में स्वानुभूति की पुनर्रचना से जो साहित्य उपजता है वो प्रामाणिकता दलित साहित्य में ही मिलती है, स्वयं द्वारा लिखे गए साहित्य में मिलती है, दूसरे में नहीं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दलित साहित्य के बारे में जो स्वानुभूति और सहानुभूति दो तरह के साहित्य की धाराएं मानी जा सकती है, उनमें स्वानुभूति का पलड़ा भारी नजर आता है। तो यहाँ एक चर्चा और की जा सकती है कि यदि साहित्य में खाली आक्रोश ही आक्रोश होगा तो उसमें नकारात्मक बातें आ जाती है। वो भी सिर्फ एक ही पक्ष को देख रहे होते हैं, दूसरे पक्ष की परिस्थितियों को वो भी नकार रहे होते हैं, उनके बारे में उनकी जानकारी नहीं के बराबर हो रही होती है। तो जिस तरह से गैर दलितों द्वारा लिखा गया दलित साहित्य आधा अधूरा हम कह सकते हैं, उसी तरह से दलितों द्वारा लिखा गया दलित साहित्य भी आधा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि दूसरे पक्ष को वो नहीं जान रहे हैं। लंबे इतिहास में जिस जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में क्या क्या मजबूरियां उस समाज की पैदा हुई, उन मजबूरियों के बारे में दलित सैवर्ण के बारे में नहीं जानता है और सैवर्ण दलित के बारे में नहीं जानता है। तो दोनों तरह का साहित्य मिलकर ही मेरा ये विचार है कि असल में दलित साहित्य बनेगा और दलितों का भी उत्थान होगा, सैवर्णों का भी उत्थान होगा, पूरे समाज का इसमें उत्थान होगा और देश का और विश्व का भी उत्थान होगा, और हम जातिवाद से ऊपर उठ करके पूरे समाज के विकास की तरफ बढ़ सकेंगे। इसी के साथ आज की इस वार्ता को, इस व्याख्यान को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।